नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आप लोग आवाज़ पहुंच गई होगी मेरे हिसाब से आप तक। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। 22 फरवरी 2022 22/2/22 इस करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। जी रजनीश बुकाल, सुरेश कुमार, ज्योति शेखावत, आप सभी मित्रों का स्वागत है। सीताराम यादव, राखी पारिक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं। गौतम, दिव्या सभी जुड़ चुके हैं, तो आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं, पहले तो ये बताइए, उसके बाद ही बातचीत की शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। जी आशा, हेलो सर, विजय, राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे। इसका मतलब आप तक मेरी आवाज़ पहुंच गई है। चलिए अब बातचीत की शुरुआत कर ही देते हैं। बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू इसे ढूंढता है। जिसे ढूंढता है तू दूसरों के किस्सों में, वह इंकलाब तेरी ही कोशिशों में पलता है। अगर आप कोशिश करो और जीवन में कोई चीज हासिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता मेरे मित्रों। तो यहां लिखा है कि बिखरा पड़ा है तेरा ही वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तू इसे ढूंढता है। यानी आपका वजूद जो है, आपकी जो ताकत है, वो आपके अपने पास है। आप अपने आप को सुदृढ़ बनाइएगा, तो दूसरों में आप अपने आप को मत ढूंढने की कोशिश करिएगा। लोग आजकल दूसरों में अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। यहां लिखा है कि जिसे ढूंढता है तो दूसरों के किस्सों में, वह इंकलाब तेरी ही कोशिशों में पलता है। लोग दूसरों से अक्सर पूछते हैं इस तरीके के सवाल कि हमें सफलता हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, आपने ऐसा कैसे किया। अरे जो भाई उसने किया वो तू नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अलग ढंग से किया और आप अलग ढंग से करना चाहते हो। अपनी इबारत खुद लिखने की कोशिश करिए और हमेशा याद रखिए, जब तक आदमी खुद नहीं मरेगा तब तक उसे स्वर्ग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। यानी सीधी सी बात यह है मेरे मित्रों कि आप जब तक खुद तैयार नहीं है किसी काम को करने के लिए, चाहे दूसरा आपको कितना भी कुछ भी कह दे, आपको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अंदर जो हमारे है उसको जगाइए कि इसको हासिल करने के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़े, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। उस तरीके से अपने आप को तैयार करिए, तब आपको असलियत में सब कुछ हासिल होगा। चलो जी, बातचीत 2022 के करंट अफेयर्स की हम लोगों को करनी है आज, और कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो इसको लेकर हमारे सामने आने वाले हैं। ऐसे ही एक बात आपके सामने और रखी जा रही है, छोटी सी बात है मगर जीवन के लिए काम आ सकती है। अनुपयोग से लोहा जंग खा जाता है, यानी लोहे का उपयोग नहीं करते हैं तो लोहा जंग खा जाता है। स्थिरता से पानी अपनी शुद्धता खो देता है, उसी तरह निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत जो है वो क्या कर लेती है, सोख लेती है। चरे वेती चलते रहिए, आपको जीवन में अच्छा हासिल होगा। तो अनुपयोग से जिस प्रकार लोहा जंग खा जाता है और स्थिरता से जिस प्रकार पानी सड़ने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करोगे, ये तो भैया साइंस भी कहती है कि जितना ज्यादा इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करोगे यह उतना ही ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो चलिए अब बातचीत की ओर आगे बढ़ते हैं और शुरुआत में देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा मेरे मित्रों, और जरा बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए करंट अफेयर्स को आपको रटना नहीं है मेरे मित्रों, बस बातों को सुनिए, बार बार सुनिए, आपको वो परीक्षा तक कैरी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार ने निम्न में से कहां पर बैंगनी क्रांति या लेवेंडर क्रांति शुरू करने की योजना बना रहा है। यानी केंद्र सरकार जो है, निम्न में से ऐसी कौन सी जगह है जहां लेवेंडर एक प्रकार का पौधा है, इस लेवेंडर प्रकार के पौधे के फूलों के लिए लेवेंडर क्रांति या फिर जिसे हम बैंगनी क्रांति कह सकते हैं, इस बैंगनी क्रांति को शुरू करने की योजना जो है वो सरकार बना रही है। हरियाणा में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में, कहां पर ऐसा सरकार करने जा रही है? तो ऐसा जम्मू कश्मीर में करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सरकार कौन सी क्रांति लेकर आने वाली है? बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति के लिए भारत सरकार जो है वो एक ऐसा पौधा है जिसको लगाना चाह रही है, जिसका नाम क्या है? लेवेंडर पौधा है। क्या है? लेवेंडर नाम का एक
पौधा है लेवेंडर, इस पौधे को वहां पर सबसे ज्यादा क्या करना चाहती है, लगाना चाहती है सरकार। तो यहां पर इस प्रकार के पौधों को लगाने के लिए सरकार एक नया मिशन शुरू करने जा रही है जम्मू कश्मीर में, जहां पर बैंगनी क्रांति के नाम से उसे जाना जाएगा या उसे लेवेंडर क्रांति के नाम से भी हम पहचान सकते हैं। तो यह पौधा कहां पर लगाया जाएगा, यह जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया जाएगा। किस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो है 31 अक्टूबर 2019 का दिन आपको याद होना चाहिए। सरकार ने क्या किया था, संसद में इस प्रकार का एक विधेयक लाकर जो है वो लद्दाख और क्या है, लद्दाख और हमारा एक है जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों को नए क्या कर दिए थे, यूटी बना दिए, जिसमें जम्मू कश्मीर में तो क्या होगी, विधानसभा होगी। जम्मू कश्मीर में क्या होगी, विधानसभा, और जल्दी यहां पर विधानसभा के अब चुनाव होने वाले हैं, आप इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर और इन दोनों का विघटन करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और भारत में आज की तारीख में 28 राज्य और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 2020 इस वर्ष क्या कर दिया गया था, आपके दो क्षेत्र ऐसे ध्यान रखने आप लोगों को, कौन कौन से हैं, जिसमें एक तो है दमन एवं द्वीप, दमन एवं क्या है, द्वीप है, दमन एवं द्वीप, और दादर नगर हवेली जो है, दादर नगर हवेली जो है, इन सबको क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया सरकार के द्वारा। किस कारण से विलय किया गया, सरकार ने कहा भाई इनका प्रशासन जो है, इसके प्रशासन करने में बहुत सारा खर्चा आता है, उस खर्चे से बचने के लिए सरकार ने ऐसा किया। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा है, क्या है, मनोज कुमार सिन्हा साहब जो है वो यहां पर वर्तमान में क्या है, उपराज्यपाल है। यहां के अगर फर्स्ट उपराज्यपाल की बात की जाए, फर्स्ट उपराज्यपाल की अगर मैं बात आपसे करूं तो आपको यहां देखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो हैं यहाँ के पहले क्या हैं, उपराज्यपाल रहे। वर्तमान में आप किस पद पर हैं, तो सीएजी के पद पर वर्तमान में भारत के हैं, जो कि 148 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेदों में आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। लद्दाख की अगर बात करें तो राधाकृष्ण माथुर, क्या है, राधाकृष्ण माथुर साहब जो हैं वो यहां पर वर्तमान में क्या हैं, उपराज्यपाल हैं, और पहले उपराज्यपाल भी यही थे। ये सब बातें आपको ध्यान रख लेनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, हरियाणा है। हरियाणा में खेलो यूथ गेम्स जो है इनका आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभंकर जो है वो धाकड़ रहेगा, जिनका शुभंकर क्या रहेगा, धाकड़ रहेगा। इसके अलावा तेलंगाना का हैदराबाद जो क्षेत्र है, हैदराबाद क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वहां से एक ही बन रहा है। हैदराबाद जो क्षेत्र है यहां पर क्या किया गया, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया, जो कि श्री रामानुजाचार्य 11वीं सदी के भक्ति संत की याद में वो की बनाया गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए एक मैप जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम देखना चाहें तो आपको ये मैप बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। इसमें ये स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है इस मैप के माध्यम से, लेकिन फिर भी कुछ चीजें यहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। वो क्या क्या है देखिए, हमारा लद्दाख का इलाका जो है वो लेह है, और लद्दाख का ये इलाका है, और ये जो पूरा का पूरा इस प्रकार का क्षेत्र है ये वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है, पीओके, यानी अफगानिस्तान की सीमा पीओके के साथ स्पर्श होती है। इधर पाकिस्तान, चेलिस्तान जिसको अपन कह सकते हैं, क्या है, चेलिस्तान, ये चेलिस्तान है भाई, ये चेलिस्तान है, इसके साथ सीमा साझा होती है। इधर जम्मू की इसके साथ सीमा लगती है पूरी की पूरी। जम्मू कश्मीर की ही राजधानी दो है, एक जम्मू है और एक कश्मीर है, दो अलग अलग समय पर यहाँ राजधानियों को ट्रांसफर किया जाता है। ये पूरा इलाका जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये अक्साई चीन का इलाका, क्या है, अक्साई चीन का इलाका यहां पर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो हमारा क्या है, सियाचिन है, क्या है, सियाचिन है, जहां पर भारतीयों ने पाकिस्तानियों को धून कर मारा था, वो सियाचिन का क्षेत्र यहां पर पड़ता है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, जहां की राजधानी आपकी शिमला है, और ये जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाते हैं दो राज्य, एक है आपका पंजाब, एक क्या है, पंजाब है, और एक हिमाचल प्रदेश है, और इधर ये वाला इलाका जो है वो लद्दाख का इलाका इसके साथ सीमा क्या करता है, साझा करता है। तो ये सारी बातें जो है वो हमें ध्यान रख लेनी है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कोक प्लांट का शिलान्यास कहां पर किया है, ये आपको
बताना है। कोक प्लांट का शिलान्यास यानी कोयले के लिए इस प्रकार के कोक प्लांट का उद्घाटन जो है उसका शिलान्यास कहां पर किया गया है अभी हाल ही में, किसके द्वारा? केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद के द्वारा ऐसा किया गया। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कहां पर इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसका उद्घाटन? मंगलोर नाम की एक जगह सुनी होगी आपने, मंगलोर जो है वो कहां पर पड़ता है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। मंगलोर, ये मंगलोर जगह अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। मंगलोर में इस प्रकार का उद्घाटन किया है। और आपको पता होना चाहिए भाई स्टील के क्षेत्र में हमारी किस प्रकार की धाक है दुनिया में। स्टील में सबसे ज्यादा चीन जो है, चीन स्टील का उत्पादक है, उसके बाद दूसरा स्थान भारत का ही है स्टील के मामले में। किसका है? पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। तो इस्पात के क्षेत्र में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बड़े बड़े व्यापक स्तर पर भारत जो है वो इस्पात के क्षेत्र में अपनी भूमिका जो है वो अदा कर रहा है। चाहे वो खनन क्षेत्र हो, इस्पात क्षेत्र हो, विभिन्न प्रकार के ऐसे काम हैं जिनमें भारत जो है वो अग्रणी रहा है। तो इसका सही जवाब केरल नहीं है मेरे मित्रों, कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक जो है यहां पर पड़ता है मंगलोर। इस मंगलोर यहां पर ये तटीय राज्य जो आपका है कर्नाटक, यहां पर इस कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है मंगलोर, नीचे वाला केरल है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है? आपका कर्नाटक है। कर्नाटक के राज्यपाल जो है वो आपको ध्यान रखना है, कौन है? थावर चंद गहलोत है। थावर चंद गहलोत है। थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं, जो पहले क्या हुआ करते थे? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री के तौर पर काम करते थे। और वर्तमान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। क्या है? वीरेंद्र कुमार है। इनके द्वारा पिछले दिनों 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है, एक तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और एक जो है वो घुमंतु कह दीजिए या फिर भीख मांगने वाले जो प्राणी या लोग हैं उन लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने इस प्रकार की योजनाएं जो हैं वो अभी पिछले दिनों चलाई है। तो वीरेंद्र कुमार ध्यान रखना है। थावरचंद गहलोत राज्यपाल है वर्तमान में, कहां के? कर्नाटक के। और कर्नाटक वर्तमान में खूब चर्चा में आ रहा है, आप लोग ये भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए मेरे मित्रों, थावरचंद गहलोत जो है उससे अलावा राज्यसभा जो थी पहले, राज्यसभा में क्या थे? राज्यसभा में ये राज्यसभा के नेता थे। राज्यसभा के वर्तमान नेता इनके स्थान पर कौन है? पीयूष गोयल साहब है। कौन है? पीयूष गोयल जो है, पीयूष गोयल जो है वो वर्तमान में राज्यसभा के नेता हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता की अगर बात की जाए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिका कौन सी मल्लिका? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो क्या हैं? खड़काओ खड़गे, ये साहब जो हैं ये यहां पर विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है, क्योंकि विपक्ष में कुछ तय शर्तें हैं लोकसभा के लिए, वो शर्तें अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी नहीं करती है। इस वजह से जो है इनको लोकसभा में विपक्ष का दर्जा कांग्रेस को अभी भी प्राप्त नहीं है मेरे मित्रों। तमिलनाडु तटीय राज्य है। उड़ीसा के बारे में हमने कल बात ही की थी। उड़ीसा जो है यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। और 1 अप्रैल जो आता है, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को यहाँ पर उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा आपका यहाँ पर तटीय राज्य है। इसके अलावा उड़ीसा के संदर्भ में हमें 2-3 बातें जो है वो ध्यान रखनी थी कि उड़ीसा में एक तो उत्कल दिवस मनाया जाता है और एक यहाँ पर जो यहाँ के सीएम है, सीएम यहाँ पर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक जो हैं, नवीन पटनायक वर्तमान में यहाँ पर क्या है? यहाँ के सीएम हैं। तो उड़ीसा के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर यहीं पर पड़ता है। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहां पर पड़ता है। प्लस हम जिस सवाल की बात कर रहे थे उसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि भैया अभी हाल ही में केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने एक कोक प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है? तो मंगलूर कर्नाटक के अंदर इस प्रकार का किया है। कर्नाटक पूरे देश की दिशा जो है वो वर्तमान में इसमें बनी हुई है, इसलिए क्योंकि ये हिजाब वाला जो मुद्दा आजकल चर्चा में है ये केवल एक राज्य तक अब सीमित नहीं रहा है। इस देश में इस प्रकार की एक हवा बन चुकी है कि हर जगह जो है वो यहां से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखो। उससे पहले इन कुछ स्टेट्स का जिक्र आया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखिएगा आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है, जहां पर हमारे इसरो का मुख्यालय है। ये क्षेत्र यहां पर पड़ता है। अब कर्नाटक किस किस के साथ सीमा बनाता है वो भी मामला आपके सामने आ जाएगा।
गोवा के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, इसके अलावा तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, ये सारे क्षेत्रों के साथ क्या करता है यहां सीमा, तमिलनाडु के साथ, इसके बाद केरल के साथ, यानी दक्षिणी भारत के अधिकांश राज्यों के साथ कर्नाटक जो है वो क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, मंगलुरु है। यहां पर इसरो का जो है वो क्या है, मुख्यालय स्थित है, इसरो का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। चलिए, जहां पर वर्तमान में इसके प्रमुख जो है वो कौन है, सोमनाथन है। क्या है, सोमनाथन वर्तमान में इसके क्या है, प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख हैं। इसरो ने अभी हाल ही में EOS 04 नाम का एक मिशन जो है वो PSLV C-52 के द्वारा क्या किया गया था, अंतरिक्ष में भेजा था। ये सारी बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है, गोवा के साथ बनाता है, गोवा की विधानसभा के लिए अभी चुनाव हो रहे हैं। तो इसके बाद यह है तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के साथ भी बनाता है, महाराष्ट्र में बंबई पड़ता है जो कि देश की आर्थिक राजधानी है। यहां पर इसके अलावा तेलंगाना के साथ ये सीमा बनाता है, तेलंगाना, तेल नहीं लगाना रे, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना जून 2014 में अस्तित्व में आया था और भारत का 29वां राज्य एक तरीके से बना था, यह भी ध्यान रखना है। तमिलनाडु और केरल, तमिल और नाडु और इसके अलावा केरल, इन इतनी जगह के साथ कर्नाटक जो है वो आपका क्या करता है, सीमा बनाता है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में ही नागरहोल और बांदीपुर जैसे राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, नागरहोल और बांदीपुर, यहां पर लिख देता हूं, नागरहोल परीक्षा में आ चुके हैं ये वाले, नागरहोल और बांदीपुर जो है, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है यहां पर स्थित है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी यहां पर क्या है, स्थित है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके लिए क्या है, जरा देखो। 21 फरवरी को प्रति वर्ष हम लोग कौन सा दिवस मनाते रहे, मातृभाषा दिवस, मायड भाषारो दिवस आयो रहे, यहां पर मनाया जाता है। वर्ष 2022 की इस विषय की थीम या इसका विषय क्या रहा, देखो भैया, हमने राजस्थानी भाषा दिवस कल मनाया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस इस दिन क्या किया जाता है, मनाया जाता है। हाँ जी, तो यहां पर क्या है, 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय या थीम क्या रहा ये बताइएगा जरा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या करते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, हिंदी दिवस। और इसके अलावा जो अब मातृभाषा कहते किसे, जिस भाषा का हम अपने घरों में, हमारी माता जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, हमने जिस भाषा को पहली बार उनसे सुना, ज्यादातर अधिकांश कार्य हम जिस भाषा में करते आ रहे हैं बोलने का, वो भाषा हमारी मातृभाषा है। या सीधे सीधे यही कहा जाता है कि हमारी माता हमारे पालन पोषण करते समय भी और वर्तमान तक जिस भाषा का इस्तेमाल करती है वो हमारी क्या होती है, मातृभाषा होती है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, यहां मातृभाषा जो है, ये मातृभाषा दिवस जो है वो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हमने राजस्थानी भाषा दिवस कल मनाया, क्या मनाया, राजस्थानी दिवस इसलिए बनाया कि वो हमारी मातृभाषा है। राजस्थानी भाषा दिवस, सीधा आपसे पूछा जाए कि ये राजस्थानी मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको एक ही जवाब देना, 21 फरवरी को हम लोग हमारी मातृभाषा का दिवस जो है वो क्या करते हैं, मनाते हैं। राजस्थान में मातृभाषा बोली जाने वाली दो सबसे प्रसिद्ध भाषा जो है, एक तो है मारवाड़ी, क्या है, एक तो है मारवाड़ी, जो एक बड़े व्यापक क्षेत्र में राजस्थान में बोली जाती है, और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी, राजस्थान की ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है। इस प्रकार की अनेक बोलियां जो है वो राजस्थान में है, लेकिन मूल रूप से हम उसे राजस्थानी भाषा कहते हैं। संवैधानिक रूप से हमें अभी भी इसके संदर्भ में कोई ज्यादा अधिकार प्राप्त हुए नहीं है, यानी संविधान में इसका उल्लेख अभी भी किया नहीं गया और लगातार प्रयास जारी है, तो कभी ना कभी ऐसा काम जरूर होगा। अब देखो, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनौती और अवसर है। डिजिटल शिक्षा में प्रौद्योगिकी का योगदान है। मातृभाषा समृद्ध और सक्षम है। मातृभाषा और संस्कृति है। मातृभाषा हमारी संस्कृति होती ही है, देखो मित्रों, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, चाल चलन है, वो सब मातृभाषा से जुड़ा हुआ होता है, यानी हमारी संस्कृति की वाहक है, वो हमारी मातृभाषा होती ही है। मातृभाषा समृद्ध और सक्षम होनी चाहिए। डिजिटल शिक्षा में प्रौद्योगिकी का योगदान होना चाहिए, लेकिन इस वर्ष का विषय ये है, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनौतियां और अवसर। बहुत अच्छा विषय है कि वर्तमान में बहुभाषी शिक्षा
के अंतर्गत जो है वो प्रौद्योगिकी का योगदान क्या है, प्रौद्योगिकी का योगदान क्या है और उससे आने वाली चुनौतियां क्या है और दुनिया के सामने उसके अवसर क्या हैं, इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बार की थीम को क्या किया गया, रखा गया। तो पहला विषय आपका एकदम क्या है, सही है। अब चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार ने हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, इनमें से यह बताइएगा। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? नरेंद्र मोदी को, बिल गेट्स को, पॉल एलन को, एंटोनियो गुटेरेस को? तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स। बिल गेट्स का पूरा नाम आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों, बिल गेट्स का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना चाहिए। विलियम हेनरी गेट्स इनका पूरा नाम है, विलियम हेनरी गेट्स। यहां पर विलियम हेनरी गेट्स, विलियम हेनरी गेट्स, हेनरी गेट्स जो है वो इनका पूरा नाम है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या काम करती है आपको पता है? ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर निर्माण करने का काम करने वाली कंपनी है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है? बिल गेट्स है। इन्हीं के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। कहां पर? वाशिंगटन में। कहां पर जी? वाशिंगटन जो है वहां पर इसकी स्थापना की गई थी, यूएसए के अंतर्गत। ये देखिए किसके साथ मिलकर? एलन पोल के साथ मिलकर, इन्हीं के मित्र थे एलन पोल जो कि वाशिंगटन के ही थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का क्या की, आधारशिला रखी। इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी अगर हम कहें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार हालांकि पहले हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद कंप्यूटर में ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर वर्ड जैसे जो ऑप्शन है, इसका निर्माण करने का कार्य किसको कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। तो फादर इनको अगर कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें, विलियम हेनरी गेट्स इनका क्या था, पूरा नाम था। और कंप्यूटर के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये ऑफिस, ये सारे जो आविष्कार किए गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा, इसके बाद ये विंडो की प्रकृति है, ये सारे जो हैं वो एक कंप्यूटर के जगत की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहे जा सकते हैं। तो बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार है। इनका नाम पॉल एलन जो है इनके मित्र हैं, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी की क्या रखी, आधारशिला। एंटोनियो गुटेरेस जो है, ये ध्यान रखना, यूएनओ के प्रमुख हैं, यूएनओ महासचिव जो हैं वो हैं, महासचिव, यूएनओ महासचिव हैं। और यूएनओ की स्थापना 24 तारीख को हुई थी। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस जरूर ध्यान रखेगा मेरे मित्रों। और ये यूएनओ की स्थापना जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की गई। हालांकि इसकी स्थापना का जो काम है वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी इस पर विचार विमर्श हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो भी स्थापना नहीं हो पाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापक प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था। उसके बाद इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यानी एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या है, महासचिव हैं। चलिए इसके बाद है नरेंद्र मोदी, भारत के क्या है, प्रधानमंत्री भी हैं, प्लस इसके साथ साथ नीति आयोग जो है, नीति आयोग, उस नीति आयोग के क्या है, प्रमुख है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं मेरे मित्रों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हिलाल ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक नागरिक सम्मान है जो कि किसको दिया गया है, बिल गेट्स को हाल ही में प्रदान किया गया है। लेकिन भारत की किसी परीक्षा में इस प्रकार के सवालों को पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत ही कम है। प्रोटेक्टेड टू नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की पुस्तक जो है वो भी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई थी, बिल गेट्स के द्वारा। ए प्रोटेक्ट टू नेक्स्ट पेंडेमिक, ए प्रोटेक्ट टू नेक्स्ट पेंडेमिक, नेक्स्ट पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक, ये इस प्रकार का सवाल जो है वो भी ध्यान रखना। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, ये बुक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा, जिसका प्रकाशन जो है अप्रैल मई 2022 में किया जाएगा। अप्रैल मई 2022 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। नीति आयोग का जिक्र आया तो मैं कुछ बात आपके संदर्भ में इसमें रखना चाह रहा हूं। एक होता है हमारे यहाँ योजना आयोग, क्या है, योजना आयोग है, और एक क्या है, नीति आयोग है। यहाँ पर योजना आयोग और इसके अलावा क्या है, नीति आयोग है। इन दोनों के कंसेप्ट को जरूर ध्यान रखना। आजकल हर परीक्षा में नीति आयोग पर सवाल पूछा ही जा रहा है। यानी इसका 1 जनवरी 2015 को इसकी आधारशिला या फिर कह दीजिएगा नीति आयोग अस्तित्व में आया। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते ही हैं। अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, प्लस इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष
पहले इसके उपाध्यक्ष जो है उनकी अगर बात करें तो अरविंद पनगड़िया थे। क्या थे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार है। एक इसके सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, और वो सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए, इसके अलावा मेरे मित्रों जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के इसकी जो कार्यकारिणी परिषद है, एक परिषद जो इसकी बन रखी है, उसमें प्रत्येक राज्य जो है उस प्रत्येक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो होता है, प्लस जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल है या कहीं पर यूटी में आपके उपराज्यपाल हैं या फिर कहीं प्रशासक है तो वो इसके क्या होते हैं? सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए, इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर योजना आयोग। योजना आयोग बहुत इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को क्या आया था? अस्तित्व में आया था। और इस योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और पहले इसके अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। हालांकि भारत में योजनाओं के निर्माण यानी देश की आर्थिक स्थिति 1991 से पहले बहुत ज्यादा खराब थी। विश्व बैंक जैसी संस्था हमें पैसा नहीं उधार देती थी और हमारे पास कुछ ही दिन का मात्र 7 दिन के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार था। उस समय जो है वो राव मनमोहन मॉडल आया, क्योंकि राव मनमोहन जी जो थे, राव साहब को लोगों ने हिदायत दी कि आप समाजवाद करते रहते हो, ये समाजवाद में कुछ नहीं है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ने का सुअवसर है, और अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आप अपना लेते हो तो आपके भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ये सारे समाजवादियों के चक्कर छोड़िए, वरना आप लोग क्या कर लोगे? यहां पर अपना सब कुछ खो लोगे। तो ये आप लोगों को क्या करना है? थोड़ा ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की बनी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन ध्यान रखें मेरे मित्रों, योजना के संदर्भ में हमारे यहां 1934 से ही प्रकार शुरू हुए थे प्रयास, 1934 से। लेकिन जब अंग्रेजों ने 1935 में हमें भारत शासन अधिनियम दिया, उसके बाद से हमारे यहां 1938 में पहली बार क्या किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। यहां पर क्या किया गया? पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति पहली बार कब बनी? 1938 में बनी थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। लेकिन उस पर ज्यादा काम हुआ नहीं था। ये नियोजन समिति जो है वो इसी प्रकार नियोजन समिति बनकर ही रह गई। उसके बाद आए एक व्यक्ति जिनका नाम था सर विश्वेश्वरैया। मैं योजना आयोग के संदर्भ में भी थोड़ी बातें आपको बता रहा हूं, तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन आए? 1944 में 1944 में सर विश्वेश्वरैया आए। और इन्होंने क्या किया मेरे मित्रों? इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी। क्या लिखा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने कुछ योजना बनाई थी, यानी प्लान बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। यानी हम प्लानिंग किए बगैर भारत की आर्थिक दशा को सुधार नहीं सकते। ये विश्वेश्वरैया की प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में इसका जिक्र किया गया। उसके बाद वर्ष 1944 में ही मेरे दोस्तों मुंबई के 8 उद्योगपति मिले आपस में। 1944 में कहां के? मुंबई के 8 उद्योगपति जो है, 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना प्रस्तुत की जो कि पूंजीवाद की ओर बढ़ावा देने वाली थी। किसकी ओर? पूंजीवाद की ओर बढ़ावा देने वाली एक योजना जो है वो इन्होंने प्रस्तुत की। मुंबई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा इसे योजना को लाया गया था, इसलिए इस योजना को मुंबई योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मुंबई योजना के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई योजना क्या है आपसे कभी कोई पूछे तो भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं या योजनागत परिवर्तन कैसे किए जाएं, उस दिशा में पहला प्रयास जो है वो सर विश्वेश्वरैया योजना के माध्यम से किया गया, जो कि 1944 में आई। 1944 में ही फिर मुंबई योजना मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों के द्वारा इस प्रकार की जो प्लानिंग व्यवस्था है वो क्या की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। लेकिन इसमें कमी यह थी कि पूंजीवादी जो है सोच पर आधारित थी ये वाली, और पूंजीवादी सोच उस समय स्वीकार करने की स्थिति में देश था नहीं। उसके बाद एक योजना आई 1944 में ही। 1944 में ये योजना आई जिसका नाम था जन योजना। कौन सी योजना? जन योजना प्रस्तुत की गई 1944 में, और यह जो थी वो साम्यवादी सोच पर आधारित थी। तो ना तो हमें साम्यवादी चाहिए था और ना हमें पूंजीवादी चाहिए था। इसके लिए ये साम्यवादी सोच के व्यक्ति थे कौन? उस समय एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय साहब जो हैं वो साम्यवादी सोच पर आधारित
समाज में यानी बड़े लोगों की पूंजियां जो है वो गरीबों में बांट देनी चाहिए। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डाल दूंगा, तुम मुझे वोट दो, काला धन आने वाला है। तो उसी प्रकार जो है साम्यवादी सोच ये कहती है कि भाई अमीरों का धन लो और गरीबों में बांटो, यानी कोई भी अमीर नहीं होना चाहिए, सब समान होने चाहिए। तो एम.एन. रॉय इस प्रकार की सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने योजना प्रस्तुत की, उसे जन योजना के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। उसके बाद एक योजना प्रस्तुत की गई, गांधीवादी योजना। किसकी योजना? गांधीवादी योजना भी कब आई मेरे दोस्तों? 1944 में ही आई। 1944 में यह क्या थी? गांधीवादी योजना थी। गांधीवादी योजना, गांधीवादी जो योजना रखी मेरे मित्रों, यह है गांधीवादी योजना, जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यह योजना श्री मन्नारायण के नेतृत्व में रखी गई थी। श्री मन्नारायण जी के नेतृत्व में यह योजना प्रस्तुत की गई थी, जिस पर देश ने कुछ भरोसा किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के बाद हमने विभिन्न देशों का दौरा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त जो हमारा रूस था, वहां जाकर क्या किया था, इस प्रकार का अध्ययन किया और अध्ययन करके भारत आकर वापस कहा कि हम भाई योजना आयोग की क्या करने वाले हैं, स्थापना करने वाले हैं। और योजना आयोग जो है वो अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर क्या करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। और इस प्रकार हमने 12 महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं का क्या किया था, आलेख किया था, जिसमें कुछ पंचवर्षीय योजनाएं थी, 3 एक वर्ष की योजनाएं थी और 3 वर्ष का हमारे यहाँ एक अंतराल भी आया था। ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। जब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग अस्तित्व में आया, योजना आयोग अस्तित्व में आया, तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, ये योजना आयोग में 2 प्रकार की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया। एक तो थी सर्वोदय योजना। क्या थी? सर्वोदय योजना। एक योजना कौन थी? सर्वोदय योजना। दूसरी कौन सी थी? कोलंबो योजना। एक तो थी सर्वोदय योजना और एक थी कोलंबो योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा एएसओ, ये सारे एग्जाम जो है, इन एग्जाम में यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। तो सर्वोदय योजना जो है वो कब आई मेरे दोस्तों? 30 जनवरी 1950 को आई। 30 जनवरी 1950 को सर्वोदय योजना आई। 1950 को सर्वोदय योजना आई। ये किसने प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का नाम तो आपने सुना होगा। जेपी बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। कोलंबो योजना जो है, ये कोलंबो में विश्व भर के कॉमनवेल्थ जो देश थे, कौन से? कॉमनवेल्थ देश, कॉमनवेल्थ देश, उन कॉमनवेल्थ कंट्रीज या नेशंस जो है, इन्होंने जनवरी 1950 में ही इकट्ठे होकर, जनवरी 1950 में इकट्ठे होकर कोलंबो में एक सम्मेलन किया, जिसमें यह कहा गया कि किस प्रकार लोगों की अर्थव्यवस्था में या देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए, तो उसे जाना जाता है कोलंबो योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद हमारी आई प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या आई? एक पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी कब से कब तक है? 1 तारीख से लेकर के 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च तक, 1 से लेकर 31 मार्च 1956 तक हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या की गई थी? सामने प्रस्तुत की गई थी या रखी गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उल्लेख किया गया? सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र जो है, कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र, कृषि एवं कौन सा? सिंचाई क्षेत्र। इस सिंचाई क्षेत्र पर क्या कर दिया गया था? बल दिया गया था। इसके अलावा यह किस मॉडल पर आधारित थी? यह भी जरूर ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार सवाल आ चुका है। यह हेराल्ड मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या थी? ये आधारित थी। इसके अलावा इससे क्या लाभ हुआ, यानी हमने कितने लक्ष्य को हासिल किया, क्या यह सफल रही या असफल रही? तो 2.1% हमने लक्ष्य रखा था और हमने लक्ष्य हासिल किया 3.7 का। इसका मतलब हमारी ये पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या रही थी? सफल रही थी। ये ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है 3 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो इस समय लागू की गई देश में। 3 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो अस्तित्व में आई। कहां कहां पर तीनों बहुउद्देशीय परियोजना बनी? तो एक हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना आप लोग जानते होंगे, जो कि महानदी पर, किस नदी पर? महानदी पर। कहां पर? उड़ीसा में यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनकर तैयार हुई।
इसके बाद दूसरी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसका संबंध किससे है? पश्चिमी बंगाल से। इसके बाद अगला जो है वो मेरे मित्रों है भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये इस देश के क्या हैं भैया? ये इस देश के मंदिर हैं। तो यहां पर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो भी शुरू हुई। ये भाखड़ा का संबंध कहां से? पंजाब में, और नांगल जो है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। इसके बाद एक आईआईटी की स्थापना की गई थी। आईआईटी कौन सी? आईआईटी खड़गपुर की स्थापना भी की गई थी। आईआईटी खड़गपुर की पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही स्थापना की गई थी। इसके बाद वर्ष 1952 का आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था कि 2 अक्टूबर को हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। ये 50 परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन सी योजना के तहत चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो किस योजना के तहत चलाया गया था? तो यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। इसके अलावा ही 1952 में ही मेरे मित्रों राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी इसी के अंतर्गत क्या किया गया था? चलाया गया था। उसी के बाद 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई थी और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही आपको यूजीसी के प्रमुख के बारे में बता रहा था। तो यूजीसी की स्थापना जो है वो इसमें की गई थी। सर जी थोड़े बड़े लिखो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई इससे बड़े और क्या लिखे? यूजीसी की स्थापना 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी और इसी में ध्यान रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही प्रथम स्वदेश निर्मित ट्रेन जो है उसका निर्माण किया गया था जिसका नाम था वंदे भारत। क्या नाम था? वंदे भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, क्योंकि 1955 में हमने क्या किया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में की थी। कहां पर? चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की यहां पर स्थापना की थी। ये सारी बातें जो है वो आपके परीक्षा में आ चुकी है, पहले आगे भी आएगी, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर हम लोग बातचीत जिनके बारे में कर रहे थे वो बातें हमारी हो चुकी है। वाशिंगटन डीसी, वहां पर ये सारे काम देख लिए हमने। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया? आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया? संस्थान का नया निदेशक किसे बनाया गया? चेतन चौहान को। चेतन चौहान पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका निधन हो चुका है। चेतन भगत एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं वर्तमान में। चेतन घाटे जो हैं, चेतन घाटे वर्तमान में आर्थिक विकास संस्थान के नए जो हैं वो प्रमुख बनाए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आर्थिक विकास संस्थान का नया निदेशक किसे बनाया गया? चेतन घाटे को बनाया गया है। वी अनंत नागेश्वर जो है वो आर्थिक सलाहकार बने। क्या बने? आर्थिक सलाहकार बनाए गए। आर्थिक सलाहकार जो है वो बनाए गए हैं। तो ये सब बात ध्यान रखनी है। चेतन घाटे वर्तमान में आर्थिक विकास संस्थान जो देश के आर्थिक विकास है उसके बारे में अवलोकन करने का काम करती है। इस संस्थान के अध्यक्ष चेतन घाटे को बनाया गया। चेतन चौहान जो है इनका क्रिकेट से संबंध रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, निधन भी हो चुका है। चेतन भगत जो है वो साहित्यकार जो है वो वर्तमान में साहित्यकार, और चेतन भगत की तो आप लोगों को मेरे हिसाब से कम 5-7 पुस्तकों के नाम याद ही होंगे क्योंकि आपने बहुत पुस्तकें इनकी पढ़ी होगी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया गया है? अभी हाल ही में यह है, आपको बताना है। क्या है? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में गुजरात में किया गया। कहां पर? गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? गुजरात में किया गया, कर्नाटक में नहीं, उड़ीसा में नहीं, उत्तराखंड में नहीं। तो इन सब बातों को थोड़ा पर आप लोग देख लीजिएगा। गुजरात जो है इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुए थे उनके अभी सुनवाई हो चुकी है, कोर्ट ने सजा सुना दी, ये भी ध्यान रखना। गांधीनगर जो है यहाँ की क्या है? राजधानी है। और भूपेंद्र पटेल जो है, भूपेंद्र पटेल, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। चलिए अब आपको दिखाई दे जाएगा मेरे हिसाब से। भूपेंद्र पटेल जो है, भूपेंद्र पटेल, ये भूपेंद्र पटेल साहब यहाँ के क्या है? सीएम है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है और यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर जो है वो क्या है? यहाँ ध्यान रखना है, अहमदाबाद है। क्या है?
अहमदाबाद है। जिस समय नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे उस समय अहमदाबाद बम ब्लास्ट हुए थे, उनकी जांच जो है वो सामने आई और उसके बाद अब जो दोषी थे उनको सजा मिल चुकी है। इसके अलावा यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम क्या है, सूरत है। अहमदाबाद और सूरत दोनों शहर जो है वो सूती कपड़े के लिए बड़े प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती कपड़ा जो है उस सूती कपड़े के लिए बड़े प्रसिद्ध है। सूती कपड़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। और जो जापान के सहयोग से मिनी हाई स्पीड ट्रेन हम चला रहे हैं, जापान के सहयोग से कहां तक की? अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच, अहमदाबाद से लेकर के किसके बीच में चलाई जा रही है? मुंबई के बीच में यह ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन का पहला जो स्टेशन है वो कहां आएगा? वो सूरत स्टेशन बनकर तैयार होगा। कहां? सूरत में पहला स्टेशन इसका बनकर क्या होने वाला है? तैयार होने वाला है। इसके अलावा गांधीनगर, सूरत और एक यहाँ का प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम डीसा है। मैं रोजाना आपको इस डीसा के बारे में बताता हूं। डीसा जो है ये किस नदी के किनारे पर है? पश्चिमी बनास नदी जो है उसके किनारे पर है। यह पश्चिमी बनास नदी जो है वो राजस्थान के किस जिले से निकलती है? और एक नदी है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, साबरमती। क्या है? साबरमती है। ये साबरमती और पश्चिमी बनास दोनों ध्यान रखना। ये साबरमती आपके उदयपुर से निकलती है। कहां से? उदयपुर से निकलती है और इसी के किनारे आपका अहमदाबाद शहर है। क्या है? अहमदाबाद और गांधीनगर शहर इसी के किनारे पर है। गांधीनगर जो है यहां पर प्रसिद्ध शहर है। वर्तमान में देश के गृह मंत्री अहमदाबाद से ही क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। वहीं से संसदीय क्षेत्र से वो चुनकर आए हुए हैं। तो पश्चिमी बनास जो है डीसा है और पश्चिमी बनास के किनारे पर यह डीसा शहर है और यह पश्चिमी बनास राजस्थान के सिरोही जिले से क्या करती है? निकलती है। तो ये सारी बातें आप पहले से हालांकि जानते हैं, फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दिया। उत्तराखंड में अभी विधानसभा के चुनाव जो हैं वो चल रहे हैं। तो सही जवाब इसका क्या है? गुजरात है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। तो गुजरात के बारे में मेरे हिसाब से बताने की कुछ ज्यादा बात जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग सब गुजरात के बारे में जानते हैं। यहाँ का ये पूरा इलाका राजस्थान के साथ इसकी सीमा जो है वो साझा होती है, मध्य प्रदेश के साथ होती है और महाराष्ट्र से तो खैर अलग होकर इसको बनाया गया है। इधर पाकिस्तान के साथ ये दलदलीय क्षेत्र जो है इसको हम सरक्रीक के नाम से भी जानते हैं। और कच्छ का रण जो है यहाँ का प्रसिद्ध है। कच्छ का रण जो है यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। कच्छ का रण भी गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। सवाल यह है, प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले शकीबुल गनी का संबंध किस राज्य से है? आपको उस राज्य का नाम बताना है। प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मैच में ही 13 शतक लगा दिया और उसके बाद जो है वो तारीफ भी इनकी बहुत हुई थी। यानी शकीबुल गनी जो है, शकीबुल गनी जो है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी का दिल जीत लिया। उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की थी। तो 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो दुनिया के ऐसे प्रथम खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी विश्व के ऐसे प्रथम खिलाड़ी बने हैं। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कहां से संबंध है। राजस्थान से आपको पता है रवि बिश्नोई जो है, रवि बिश्नोई जो है, इन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, रवि बिश्नोई जो जोधपुर से संबंध रखते हैं, इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज जो है उसमें हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र, बिहार, इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? बिहार होगा। बिहार की राजधानी जो है क्या है? पटना है। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष मनाया गया। शताब्दी वर्ष जो है किसका मनाया गया? विधानसभा का। यहाँ की विधानसभा जो है, विधानसभा, इस विधानसभा का शताब्दी वर्ष जो है वो अभी मनाया। इस शताब्दी वर्ष में ओम बिरला जी ने क्या किया था? भाग लिया था। ओम बिरला जो कि लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष है। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष है। इन्होंने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। जो कि कहां से संबंधित है? कोटा बूंदी, राजस्थान का जो है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र। और एक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वर्तमान का जो परिसीमन है उसके अनुसार ध्यान रखना, राजस्थान में एक जो संसदीय क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभा क्षेत्रों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? तो सीएम आपके नीतीश कुमार हैं। नीतीश बाबू जो है जदयू से संबंधित रखते हैं, नीतीश कुमार है। वैसे ये वर्तमान में एनडीए का घटक दल है, उसके रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम क्या है? मुंबई है। मुंबई, यह देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि इस बार जो हमारे ओलंपिक गेम्स हुए हैं उन ओलंपिक समिति के अगली बैठक जो वर्ष 2023 में है वो कहां होने वाली है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंतर्गत होने वाली है। प्लस इसके अलावा वाटर टैक्सी सेवा जो है, वाटर टैक्सी सेवा, एक वाटर टैक्सी सेवा है। इसका मैंने सवाल हालांकि पहले कराया नहीं है, यहां बता देता हूं। वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला जो क्षेत्र है उसका नाम भी क्या है? मुंबई है। तो ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
शीतकालीन ओलंपिक 2022 का समापन हो चुका है, यह सवाल आ भी चुका है। और यहां ध्यान रखना, ये सब गेम किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो ओलंपिक समिति के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक भारत में दूसरी बार आयोजित होने वाली है। 1983 में पहली बार भारत में ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। अब दोबारा जो है वो 2023 में मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का समापन हो गया, इसके संदर्भ में असत्य कथन पहचानना है आप लोगों को। इसका शुभंकर रट्टा मार लेना, इसका शुभंकर का भैया 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार है। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। पहली बात तो यह है, कहां पर, चीन, च्याऊ म्याऊ चीनी मिनी, जिनकी आंखें तक खुलती नहीं है और ओलंपिक में मेडल में भरमार है। और देश में वर्तमान की जो क्रांति आ रखी है उसमें चाइना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। चीन के बीजिंग में जो है इनका आयोजन किया गया, लेकिन विभिन्न प्रकार के देश जैसे यूएसए है, जैसे ब्रिटेन है, जैसे भारत है, इन देशों ने, इनके जो राजनयिक हैं उन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था, भाग नहीं लिया था। तो यहां पर बिंग ड्विन ड्विन ये इस बार का क्या है, इनकी जो है वो इनका शुभंकर रहा है। बिंग ड्विन इसकी थीम जरूर ध्यान रखना, बिंग ड्विन इसकी क्या रही है, शुभंकर रहा है। 37 मेडल के साथ नार्वे जो है वो इसमें शीर्ष पर रहा है। नार्वे ने इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते। भारत के आरिफ मोहम्मद ने इसमें कांस्य पदक जीता। 2026 के आगामी जो विंटर ओलंपिक्स गेम है उनका आयोजन कहां किया जाएगा, इटली में किया जाएगा। तो बताइए इनमें से असत्य कथन आपका कौन सा है। जर्मनी ने 27 जीते और चीन ने खुद ने 15 जीते। इसमें जर्मनी ने कितने जीते, तो जर्मनी ने 27 मेडल जो है वो इसमें क्या किए थे, प्राप्त किए थे। और चीन ने इसमें 15, चीन ने इसमें कितने मेडल, 15 मेडल प्राप्त किए। तो इनका सेकंड नंबर रहा है और चाइना का इसमें थर्ड स्थान रहा है। और पहला स्थान आप लोगों को लिखकर मैंने दे दिया, नार्वे का रहा है। नार्वे ने कितने मेडल जीते, इसमें 37 मेडल जीते हैं और फर्स्ट स्थान जो है वो नार्वे ने इसमें क्या किया है, हासिल किया है। तो आरिफ मोहम्मद साहब जो हैं इन्होंने भाग लिया। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। कहां से, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। इन्होंने किसी भी प्रकार का मेडल जीता नहीं है। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है जिन्होंने इस शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया वो व्यक्ति कौन है, वो आरिफ मोहम्मद है। लेकिन इन्होंने कोई मेडल जो है वो जीता नहीं। तो चलिए अब बात ध्यान रखना, यहां पर इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है, सी है। भारत के आरिफ मोहम्मद ने कोई भी पदक इसमें नहीं जीता है। अगला 2026 में इटली में आयोजित किया जाएगा। 37 मेडल जो है वो नार्वे जो है इसने जीतकर इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसका शुभंकर बिंग ड्विन जो है वो इस बार का रहा है। ये सबसे शानदार सवाल है आपकी परीक्षा का, ध्यान रखिएगा। मैंने सारी बातें इसमें कवर करने की कोशिश की है। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। एक थोड़ी देर पहले बिहार का जिक्र आया था हमारे सामने, यहां देखिए ये बिहार का आया था। एक बिहार में एक बात और याद करिएगा, बिहार की जो खादी है, बिहार की क्या है भैया, खादी, बिहार खादी, यहां लिख देता हूं, बिहार की खादी का जो है उसका प्रचार प्रसार जो है वो मनोज तिवारी करने वाले हैं। मनोज तिवारी जानते होंगे आप, बीजेपी के नेता है, वर्तमान में पहले में गायकार रह चुके हैं। तो मनोज तिवारी जो है वो खादी के, बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए, ब्रांड एम्बेसडर जो है, ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, खादी बिहार के। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 9वां सवाल आपके सामने है। मणिपुर का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। इसके संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है कि भैया ये सत्य कथन इसका है, कौन सा है, जरा देखो बताओ। तो जरा सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से। मणिपुर का स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। इसके संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश जिसे पहले निफा के नाम से भी क्या किया जाता था, निफा के नाम से भी जिसे जाना जाता था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है इसके नाम से इसे क्या किया जाता था, फ्रंटियर एजेंसी के नाम से, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था। ये भी आप लोग जानते होंगे। तो ये दोनों अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो है, मणिपुर ये एक ही दिन इनका स्थापना दिवस आता है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का स्थापना दिवस जो है वो एक ही दिन आता है और वो दिन क्या है, 20 फरवरी का। 20 फरवरी का दिन हमें ध्यान रखना है। 20 फरवरी के दिन इन दोनों का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है, मणिपुर का भी और इन दोनों का।
1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया, सही बात है। 1972 तक यह असम का हिस्सा था, यानी मणिपुर 1972 तक जो है 1972 तक ये किसका हिस्सा था, असम का हिस्सा था। और बाद में इसे 1987 में दोनों को ही 1987 में क्या कर दिया गया था, इन्हें राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यह भारत का 23वां राज्य था, सही बात है। मणिपुर भारत का 23वां राज्य बना था, 23वां राज्य बना था 1987 में। और 24वां राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश बना था। 24वां राज्य कौन सा बना था, अरुणाचल प्रदेश बना था, जिसके बारे में हमने कल भी बातचीत आपके सामने रखी थी। तो चलिए, ये सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं, सभी कथन इसके सत्य हैं। 1972 से लेकर के 1972 तक यह अरुणाचल प्रदेश भी इस रूप में रहा था, यूटी के रूप में रहा था। और बाद में इसे 20 फरवरी 1987 को इसे क्या कर दिया गया, भारत का 24वां राज्य बना दिया गया, 24वां राज्य भारत का बना दिया गया। एक की राजधानी जो है वो आइजोल है, क्या है, एक की राजधानी आइजोल है, आइजोल। और दूसरे की राजधानी जो है वो ईटानगर है, दूसरे की राजधानी क्या है, ईटानगर है। ये सब बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो इसके सभी कथन जो हैं वो आपके क्या है, सत्य हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, जरा देखो भैया। ये मैप जो है वो आपको कल भी मैंने दिखा दिया, लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर देख लीजिएगा, थोड़ा आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पर अगर सीमाओं की बात करें तो देखिए, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। इधर मणिपुर जो है, इस मणिपुर की म्यांमार के साथ सीमा लगती है, लेकिन इधर वाली सीमा असम के साथ लगती है। यानी मणिपुर पहले असम का हिस्सा हुआ करता था, बाद में इसे अलग किया गया। तो यहाँ की मणिपुर की एक की राजधानी जो है वो ध्यान रखना क्या है, मणिपुर की राजधानी इंफाल राजधानी है, क्या है, इंफाल राजधानी एक ही है। आइजोल किसकी है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। तो यहां मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। और मणिपुर की राजधानी क्या है, इंफाल है। और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, राजधानी यहाँ की क्या है, कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और त्रिपुरा की राजधानी जो है वो क्या है, अगरतला है, अगरतला है। ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए अब अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखो भैया। 10वां सवाल आपका है, नौसेना के 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहां पर किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने आईएनएस सुदर्शनी, कुलिस, जमुना, सुतलेज, तरंगिनी जैसे रक्षा स्रोतों की समीक्षा की थी। इसका आयोजन कहां पर किया गया था, ठीक है, हाँ जी। चलिए राखी जी कोशिश करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसमें समय बहुत लगता है, इसलिए ऐसा किया नहीं गया। नौसेना के 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने आईएनएस सुदर्शनी, कुलिस, जमुना, सुतलेज, तरंगिनी जैसे रक्षा स्रोतों की हाल ही में क्या की है, समीक्षा की है। तो इसका आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। कहां पर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कल इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रपति जी ने इन सब की समीक्षा की। जो नौसेना के जुड़े हुए तीनों सेनाओं के प्रमुख इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तीनों सेना के प्रमुख जो है वो एमएन नरवणे साहब भी इस कार्यक्रम मौजूद रहे। इसके अलावा आर हरि कुमार जो है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। और इसके अलावा वीके चौधरी जो हैं, वीके चौधरी साहब वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। और इसका आयोजन कहां किया गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखिए गया है, राजस्थान से जुड़े हुए सवाल है। फटाफट मैं इन सब के जवाब आपको दे देता हूं, ज्यादा विस्तार पर इन पर मैं चर्चा करने वाला नहीं हूं। चलिए अब देखिए क्या है, अक्षय कुमार की फिल्म है बच्चन पांडे में राज्य के किस जिले के बियर्ड्स मॉडल जो है, बियर्ड्स मॉडल है। बियर्ड्स मॉडल का मतलब हो गया लंबी लंबी दाढ़ी मूछे वाले, दाढ़ी और मूछ जो है, मूछ, इस मूछ को बढ़ाकर काम करने वाले जो कलाकार हैं, उन राजस्थान के किस जिले के कलाकारों को बच्चन पांडे जो अक्षय कुमार की फिल्म है उसमें स्थान मिला है। आपको उस जिले का नाम बताना है। तो उस जिले का नाम है भैया क्या, जयपुर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर। बीकानेर के ऐसे कलाकार जो हैं, इन कलाकारों को इसमें क्या मिली है, जगह मिली है। अक्षय कुमार की फिल्म आने वाली है बच्चन पांडे, बोल बच्चन बोल। तो यहां ध्यान रखना है, बच्चन पांडे जो फिल्म है, इस बच्चन पांडे की शूटिंग में राजस्थान के बीकानेर जिले के जो लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ रखते हैं, ऐसे कलाकारों को बियर्ड कलाकार बोलते हैं। बियर्ड मॉडल कलाकार उनको बोलते हैं। और इन पर जो है वो ध्यान रखना है मेरे मित्रों की बीकानेर के रहने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, बीकानेर के बारे में बताना था, भारत का मैप कैसे आ गया बीच में। अगला सवाल है, संजय कुमार क्षत्रिय के स्थान पर जयपुर रेंज का आईजी हाल ही में किसे बनाया गया है, यह आपको बताना है।
क्या है सवाल, जरा पढ़ो। बीकानेर रेंज के आईजी जो थे पूर्व में संजय कुमार, जो कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं, संजय कुमार, इनको कहां भेज दिया गया है? इनको भेज दिया गया आरपीएससी का चेयरमैन बनाकर, आरपीएससी का चेयरमैन बनाकर इनको भेज दिया गया है। इनके स्थान पर जयपुर रेंज का नया आईजी किसे बनाया गया? उमेश चंद्र दत्रा को, उषा शर्मा को, उषा चौमर को, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। तो ध्यान रखिएगा, उमेश चंद्र दत्रा जो है, दत्ता या दत्रा जो है, इनको बनाया गया अभी हाल ही में। तो उषा नाम से कौन है वर्तमान में? सीएस मुख्य सचिव वर्तमान में राजस्थान में। उषा चौमर जो है वो अलवर की रहने वाली है, अलवर की रहने वाली और मेला ढोने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाली, मेला ढोने के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी क्या किया जा चुका है? नवाजा चुका है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के 3 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से 2 व्यक्ति जो जिनका संबंध कला क्षेत्र से है, उसमें से एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नाम आप लोगों को याद होगा। देवेंद्र झाझड़िया को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। राजीव महर्षि जो है उनको यह नहीं मिला। राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार किस किस को मिला है? तो राजीव महर्षि को, और किसको दिया गया? राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया जो है, इनको यह पुरस्कार क्या किया गया? प्रदान किया गया। पद्मश्री पुरस्कार में आपने अवनी लेखरा का नाम सुना होगा, अवनी लेखरा, इनको भी यह पद्मश्री अवार्ड से ही इस बार क्या किया गया है? नवाजा गया है। तो ये सारी बातें आप लोग वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने क्या कर दी है? रिपीट कर दी है। तो चलिए यहां पर अगले सवाल पर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपका क्या होगा, जरा देखो। यह है आपका 13 नंबर सवाल। 18 फरवरी से 6 मार्च तक नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? राजस्थान में कहां किया जा रहा है? यानी 18 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया जा रहा है? तो जरा बताइए। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है सही जवाब इसका? देखिएगा। यहां लिखा है नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर में नहीं, कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? जयपुर में 18 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मित्रों, क्या है यहां पर है। द स्टार इन माई स्काई, द स्टार इन माई स्काई पुस्तक किसकी है? जिसका विमोचन जयपुर में हाल ही में किया गया है, उसका आपको नाम बताना है। तो यह दिव्या दत्ता की पुस्तक है। किसकी? दिव्या दत्ता की पुस्तक है, और जिसका जो विमोचन है वो रफीक खान, जो अल्पसंख्यक आयोग में बनाए गए हैं, रफीक खान और बीना काक जो है, इन दोनों ने इनका क्या किया है? विमोचन किया। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? रफीक खान, जिनका संबंध किससे है? अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जो है, अल्पसंख्यक आयोग उससे संबंधित है। और दिव्या दत्ता की पुस्तक है द स्टार इन माई स्काई है। इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया। कहां पर किया गया विमोचन? जयपुर में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल आज का देखिएगा। 15 नंबर सवाल क्या है मेरे मित्रों? यह सवाल है आपका, पुस्तक मारी मायड़ का लोकार्पण और विमोचन हाल ही में किया गया है। यह पुस्तक किसकी है यह बताना है। तो यह पुस्तक है किसकी यह बताना है। यह पुस्तक है किसकी यह आपको बताना है। महारी मायड़ जो है वो राजस्थानी भाषा दिवस जो है इस अवसर पर किया गया। किस अवसर पर? राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस जो है, इस भाषा दिवस के अवसर पर इसका अनावरण किया गया है। राजस्थानी भाषा दिवस के अवसर पर यह पुस्तक किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है, विजयदान देथा की है। विजयदान ये क्या है? देथा है। विजयदान देथा की है, भंवरलाल सामोर की है, मीनाक्षी बोरान की है। तो भंवरलाल सामोर पर पिछली कई परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं। एक जो है वो पहली फिल्म जो है वो आपने देखी होगी। पहली फिल्म जो है वो पहली फिल्म किसकी रचना पर बनाई गई है यह आपको बताना। पहली फिल्म जो है उस पहली फिल्म का निर्माण जो है वो किसकी रचना पर किया गया है। यह सवाल थोड़े दिन पहले ही एक परीक्षा में आया था कि पहली फिल्म जो है इनकी इस रचना पर इसका निर्माण किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया पाथल और पीथल के रचनाकार हैं। क्या है? पाथल और पीथल। पाथल और क्या है भैया? पाथल और पीथल जो रचना जो है उसका निर्माण कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा किया गया है।
कन्हैया लाल सेठिया जो है ये राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ के रहने वाले हैं। चूरू जिले की कौन सी तहसील है? सुजानगढ़, सुजानगढ़ तहसील है, जहां से मास्टर भंवरलाल कभी विधायक हुआ करते थे। आजकल उनके बेटे मनोज मेघवाल जो है वो विधायक है। मनोज मेघवाल जो हैं वो यहां से वर्तमान में क्या है? विधायक हैं। इनके पिता जो हैं वो कौन थे भैया? मास्टर स्व श्री भंवरलाल जी मेघवाल, श्री भंवरलाल जी मेघवाल, जो राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रह चुके हैं और राजस्थान पुलिस का सबसे फेवरेट सवाल बने थे। 4 पारियों में लगातार इन पर सवाल पूछा गया था। तो विजयदान देथा, भंवरलाल सामोर और मीनाक्षी बोरान। मीनाक्षी बोरान जो है इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है माहरी मायड़। इसका लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है, यह हमें ध्यान रखना है। विजयदान देथा जिसे दिग्गी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किस नाम से? डिजी या दिग्गी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? इनको पहचानते हैं। ऐसे विजयदान देथा, भंवरलाल सामोर, ये राजस्थानी भाषा जो है उस राजस्थानी भाषा की दिशा में काम करने वाले लोगों में इनका स्थान अग्रणी माना जाता है। तो मेरे मित्रों 15 सवालों पर मैंने आप लोगों से आज चर्चा की है। मेरी आशा और उम्मीद है कि आपको ये 15 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल कुछ नए सवाल, कुछ नए तथ्यों को लेकर आप सबके सामने मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।